हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। डीजीएम क्लासेस पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज जो है हमारा जो सेकंड पार्ट होने वाला है। पार्ट वन हम लोग भी पार्ट वन में क्या पढ़े थे, नर जनतंत्र के बारे में पढ़े थे। जो शुक्राणु है उसकी जो है क्या नाम है उसके बारे में पढ़े थे। और जो क्या पढ़े थे हम लोग, जो विरसड़ है विरसड़ की आंतरिक संरचना पढ़े थे। और जो है क्या पढ़े थे, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण कैसे होता है, ये सब जो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये आज आपका पार्ट टू है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट टू में हमको क्या क्या पढ़ना, ध्यान दीजिए। तो आज आपको पढ़ना है शुक्राणु की संरचना पढ़ना। क्या पढ़ना बच्चों, शुक्राणु की संरचना पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य का शुक्राणु देखा जाए, मनुष्य का जो शुक्राणु होता है लगभग लगभग इसका आकार की हम लोग बात करें तो 60 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, 60 माइक्रोमीटर होता है। इतना लंबा होता है शुक्राणु। ठीक है, ये हो गया आपका शुक्राणु की लंबाई के बारे में हो गया। अब देखिए आगे गया, एक परिपक्व देखा जाए, एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया बच्चों, 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। ठीक है, यानी जो शुक्राणु होते हैं उनमें मुख्य 3 भाग होते हैं। यदि हम पहले भाग की बात करें तो आपका आता है शीर्ष यानी हेड हो गया। दूसरे भाग की बात करें तो आपका क्या आता है, मध्य भाग यानी मिडिल पाइस हो गया। और जो तीसरे भाग की हम लोग बात करते हैं तो आता है आपका पुच्छ आता है। क्या आता है बच्चों, पुच्छ आता यानी टेल वाला पार्ट हो गया। तो आप बताएंगे जो शुक्राणु होता है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। शीर्ष भाग हो गया, मध्य भाग हो गया और आपका क्या हो गया, पुच्छ भाग हो गया। यदि साइज पूछा जाए तो यह क्या होता है, लगभग लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो ये देखिए क्या है, शुक्राणु की संरचना होता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है शीर्ष वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये शीर्ष वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, मध्य वाला पार्ट। बाकी इधर जो पार्ट बच रहा सब, ये वाला क्या है उसका पूंछ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि ये जो मध्य वाला क्या नाम शीर्ष वाला पार्ट हो गया, हेड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य भाग, उसके बाद आपका क्या है टेल वाला पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे जो इसका शीर्ष वाला पार्ट है, शीर्ष वाले पार्ट में देखा जाए इसके आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ क्या होता है, एक क्रोमोसोम लगा होता है। ध्यान दीजिए, ये जो आगे बना है ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम। यही क्या करता है, अंडाणु के भेदने में सहायता करता है। ये जो एक क्रोमोसोम है यही जो क्या करेगा, अंडाणु के भेदने में सहायता करता है बच्चों। क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और इसी भाग में क्या होते हैं, केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है, उसका केंद्रक द्रव होता है, यानी न्यूक्लियस पदार्थ होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। जब अंडाणु जो है, जब क्या शुक्राणु जो है अंडाणु में भेदेगा, इसका जो है केंद्रक द्रव जो है अंडाणु के केंद्रक द्रव में मिल जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा युग्मक इसी में रहते हैं। ठीक है, ये देखिए यक्ष वाला जाएगा, जब भेदेगा उसके बाद क्या करेगा, अंडाणु से मिल जाएगा। ये हो गया आपका एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या पूछता है कभी कभी कि शुक्राणु में जो एक्रोसोम पाया जाता है उसका काम क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, वह जो है भेदने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, भेदने का काम करता है। उसके बाद देखिए हम लोग ग्रीवा आता है। ठीक है, ग्रीवा क्या है, गर्दन के समान, जैसे हम लोग का गर्दन है ना, उसी प्रकार जो है शुक्राणुओं का एक गर्दन होता है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, गर्दन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अरे गर्दन में तारक, तारक काय मिलते हैं ढेर सारे, यहाँ पे लिखा नहीं है। तारक केंद्रक कर सकते हैं, यहाँ तारक काय कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, तारक केंद्र कहिए या तारक काय कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका केंद्रक। शुक्राणु के गर्दन में देखा जाए, ग्रीवा वाले पार्ट में देखा जाए तो क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्रक पाए जाते हैं, या तारक काय भी लिख सकते हैं। आगे देखिए जो मध्य वाला पार्ट है, ध्यान दीजिए, जो मध्य वाला पार्ट है इसमें क्या मिलते हैं, इसमें जो है ढेर सारे माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, ढेर सारे माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। इन्हीं माइटोकांड्रिया के माध्यम से, माइटोकांड्रिया के माध्यम से क्या होता है, शुक्राणु को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी यही माइटोकांड्रिया क्या करेगा, शुक्राणु को ऊर्जा देगा। इतना बात क्लियर है, ऊर्जा देगा। उसके बाद देखिए तो दे दिया ऊर्जा। ठीक है, पूछता है एग्जामिनर आपसे कभी कभी जो है वाइवा में पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो वाइवा में पूछेगा आपसे कि जो माइटोकांड्रिया है शुक्राणु पाया जाता है उसका काम क्या होता है, या जो है पूछेगा कि किस भाग में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, तो बताएंगे कौन सा भाग, मध्य भाग। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्या है, जो पुच्छ वाला भाग है,
पुच्छ वाला भाग हो गया। पुच्छ वाले भाग के अंतिम देखा जाए, अंतिम भाग में क्या होता है, अंतिम भाग में क्या होते हैं, तो इसमें क्या नाम है, एक सूत्र कड़िका होता है, वो क्या होता है, नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ तक है, तो बात क्या है, नहीं है। ये हो गया आपका शुक्राणु की संरचना के बारे में। क्या हो गया बच्चों, शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो इसमें देखिए आगे, इसमें हम लोग बात करते हैं पहले, क्या नाम, पहला आपका कौन सा भाग आएगा, शीर्ष भाग के बारे में बात करते हैं। सुनिए ध्यान से कि शीर्ष भाग में क्या क्या चीजें हैं। ये आपका शीर्ष भाग, सुनिए ध्यान से, शीर्ष भाग में क्या होता है। देखिए क्या लिखा है कि यह शुक्राणु का क्या है, अग्र एवं मुख्य भाग है। सुनिएगा ध्यान से, यह शुक्राणु क्या है, अग्र एवं मुख्य भाग है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें क्या लिखा गया, इसके अधिकांश भाग में, इसके अधिकांश भाग में क्या पाया जाता है, अंडाकार केंद्रक पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाएगा, अंडाकार केंद्रक पाया जाएगा, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र स्थित होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जो क्या करेगा, एक प्रकार का नर आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, संतति प्राणियों से स्थानांतरित, ठीक है, यहाँ पे लिखा स्थानांतरित करिए, ये आपका स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, संतत जो प्राणी है उनके जो आनुवांशिक लक्षण है उसको जो है ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद देखा जाए तो शुक्राणु का शीर्ष भाग है, ठीक है, शीर्ष भाग में क्या होते हैं, विभिन्न प्राणियों का आकार देखा जाए। जो शुक्राणु का शीर्ष इधर जो है बनाया गया था, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, जो शीर्ष भाग है, अलग अलग प्राणियों में इसका आकार जो है अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग प्राणियों में इसका जो आकार है वह अलग अलग होता है। यदि हम मानव की बात करें कि मानव के जो शुक्राणु है उसके शीर्ष का आकार कैसा होता है, चम्मच के आकार का होता है। क्या होता है, देखिए लग नहीं ना, लग रहा चम्मच, ऐसे लग रहा कि चम्मच ही है, ठीक है। तो क्या क्या देखा जाए, जो मनुष्य का शुक्राणु है उसका आकार देखा जाए, उसके आकार में क्या नाम है, जो हेड वाला आकार है, शीर्ष वाला भाग की बात करें हम लोग, क्या होता है, या मनुष्य में चम्मच के आकार का होता है। क्या होता है बच्चों, चम्मच के आकार का होता है, ठीक है। क्या बताया गया, विभिन्न प्राणियों में विभिन्न आकार का होता है, कौन का, जो शीर्ष वाला पार्ट, ठीक है। मनुष्य में देख की बात करें हम लोग तो यहाँ क्या होगा, चम्मच के आकार का पाया जाएगा। अब देखिए इसके शीर्ष में देखा जाए, इसके शीर्ष भाग में एक उभार, एक उभार यानी जो बताया गया था ना, एक उभार पाया जाता है, जो क्रोमोसोम बताएं अभी ना, वही इसके शीर्ष भाग में क्या होगा, एक उभार पाया जाएगा जिसे एक क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे एक क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या देखिए, या अंडक, ठीक है, या लिख लिया अंडे लिख लीजिए, क्या अंडाणु, जी क्या क्या हो गया, यह अंडाणु को क्या करता है, अंडाणु को यहाँ भी लिखा है 2 बार, अंडाणु के भेदने में सहायता करता है। क्या करता है बच्चों, सहायता करता है, कौन, यही जो एक क्रोमोसोम है, जब जो है अंडाणु के पास जाएगा तो अंडाणु के जो बाहरी कवर है उसको तोड़ने का काम यही एक क्रोमोसोम करता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये पहला भाग हो गया आपका शीर्ष वाला भाग। इसमें क्या बताया गया, यह शुक्राणु का क्या है, मुख्य एवं मध्य, क्या नाम है, अग्र एवं मुख्य भाग है। इसके अधिकांश भाग में ढेर सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्राणियों के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। यदि हम इसके शीर्ष की बात करें तो हेड होता है, वह अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का, अलग अलग आकार का पाया जाता है। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है, या चम्मच के आकार का यानी स्पून लाइक होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो शीर्ष भाग में क्या होता है, एक उभार पाया जाता है। उभार में क्या होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एक क्रोमोसोम कहा जाता है। जो उभार पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, एक क्रोमोसोम कहते हैं। अब यही एक क्रोमोसोम क्या करता है, अंडाणुओं के भेदने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। इतना बात क्लियर है। चलिए अब दूसरे भाग की बात करते हैं। आगे हम लोग दूसरे भाग की बात करते हैं कि दूसरा भाग आपका क्या आता है, मध्य भाग यानी मिडिल पाइस। तो देखिए मिडिल पाइस क्या होता है, यानी मध्य भाग। जो आगे वाला जो शीर्ष भाग का जो सेकेंड वाला पार्ट है, उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ जो शुक्राणु के क्या है, शीर्ष के पीछे का एक छोटा सा भाग, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, यह छोटा सा भाग होता है। इस भाग में देखा जाए
बताया गया इसमें क्या पाया जाता है, इस भाग में शुक्राणु के, इस भाग में शुक्राणु के अंत तक ये क्या होता है, अक्षीय तंतु क्या होते हैं, अक्षीय तंतु दिखा दे रहे हैं, कौन सा अक्षीय तंतु है ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, तो ये बना है लाल कलर का, इधर देखिए ध्यान से, हम ब्लैक से बना दें, यही क्या आपका अक्षीय तंतु, ध्यान दीजिए क्या है, यहीं से क्या निकलता है, अक्षीय तंतु निकलता है, यहाँ से देखिए, और क्या होता है, लास्ट तक होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग में अक्षीय तंतु क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। ये क्या है आपका अक्षीय तंतु है। इतना बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो अक्षीय तंतु कौन सा है, आगे देखिए, ये हो गया आपका अक्षीय तंतु। ठीक है, क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या बताया गया, शुक्राणु का जो अंत तक, ठीक है, यहीं इस भाग से, जो मध्य वाला भाग है, इसी भाग से क्या निकलते हैं, अक्षीय तंतु निकलते हैं, जो कि शुक्राणु के अंतिम भाग तक फैले होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके चारों ओर, ठीक है, क्या चारों ओर देखा जाए क्या मिलते हैं, इसी के चारों ओर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या नाम, सॉरी, माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया, ठीक है, यहाँ पे सही नहीं लिखा है, माइट्रो क्या दे रहे हैं, ये आपका यहाँ पर रहेगा माइट्रोकांडिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट्रोकांडिया हो जाएगा। ठीक है, माइट्रोकांडिया ये हो गया यहाँ पे, के चारों ओर देखा जाए सर्पिलाकार अवस्था में माइटोकांड्रिया जो होते हैं स्थित होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, स्थित होते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है, स्थित होते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखा जाए माइट्रोकांड्रिया की उपस्थिति के कारण, क्या बताया जा रहा है, माइट्रोकांड्रिया के उपस्थिति के कारण क्या होता है, शुक्राणु का, ठीक है, क्या होता है, शुक्राणु का या भाग, यहाँ पे गलत लिखा है, शुक्राणु का बताएंगे, क्या बताएंगे, कारण, तो शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु का जो या भाग है, ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस, ऊर्जा केंद्र यानी क्या होगा, पावर हाउस का काम करता है, क्या करता है, पावर हाउस का काम करता है। इतना बात क्लियर है, की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसी के द्वारा क्या होते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं को क्या होता है, गति प्रदान की जाती है। यदि जो माइटोकांड्रिया ना हो, शुक्राणु क्या होंगे, गति भी नहीं कर पाएंगे, जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो शुक्राणु कहाँ होंगे, गति नहीं कर पाएंगे ना, वही बात बताया जा रहा है। जो इसका मध्य भाग है, मध्य भाग में देखा जाए क्या है, या एक छोटा भाग है, इस भाग में शुक्राणु के अंत तक ये क्या होते हैं, अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। इन्हीं अक्षीय तंतु के चारों तरफ क्या होते हैं, सर्पिलाकार अवस्था में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए माइटोकांड्रिया की उपस्थिति के कारण, माइटोकांड्रिया की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस भाग को ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस कहा जाता है। अब देखिए इन्हीं के कारण क्या होता है, शुक्राणु को गति प्रदान की जाती है, इन्हीं के कारण शुक्राणुओं को गति प्रदान की जाती है। इतना बात क्लियर है, चले आगे। अगला हमारा तीसरा भाग क्या बचा है, पुच्छ वाला यानी क्या है, पूंछ वाला भाग ना, टेल वाला पार्ट। सुनिए ध्यान से, टेल वाले पार्ट में देखा जाए या क्या है, शुक्राणु का अंतिम, अंतिम वह क्या है, सबसे लंबा क्या है, धागे नुमा, पीछे बना था ना धागे नुमा, जो लास्ट वाला पार्ट है आपका क्या ना, धागे नुमा क्या है, भाग है। तो क्या बताएंगे पहले इसमें, यह जो शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा धागे नुमा भाग है। शुक्राणु का जो पुच्छीय तंतु है, देखा जाए जो पुच्छीय तंतु है, एक्सियल फिलामेंट चारों ओर से झिल्ली नुमा आवरण से घिरा होता है। ध्यान से चित्र देखिए पहले, ये देखिए जो शुक्राणु का जो है, शुक्राणु का क्या है, एक्सियल फिलामेंट यानी क्या, धागे नुमा जो संरचना है, क्या होता है, एक तंतुमय संरचना से घिरा होता है। देखिए बाहर से एक आवरण से घिरा होता है, ये वाला पार्ट अंदर हो गया एक्सियल फिलामेंट, उसके बाहर क्या होता है, एक आवरण होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आवरण हो गया। आगे सुनिए,
ये सुनिए देखिए क्या होता है धागे नुमा अच्छी तंतु क्या होता है चारों ओर अच्छी तंतु के क्या होते हैं चारों ओर क्या होता है झिल्ली नुमा आवरण होता है क्या होता है झिल्ली नुमा आवरण होता है। ये आपका क्या हो गया आवरण हो गया। उसके बाद देखा जाए इसकी संरचना जो है कसाब यानी फ्लेजेला की भांति होती है। कसाब आप नाम सुने होंगे क्या होता है छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं उनमें अधिकतर क्या होता है फ्लेजेला के द्वारा गमन पाया जाता है। ठीक है जैसे पैरामीशियम हो गया यूग्लिना हो गया इसमें क्या होते हैं कसाब पाए जाते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और होता है इसे बोलते हैं सीलिया। ठीक है इसे कसाबिका बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं जलीय जीवों में पाया जाता है लेकिन जो इसका जो संरचना है पुच्छ की जो संरचना है यह जो है कसाब की तरह होती है यानी कसाब की भांति होती है। ठीक है आगे देखिए सुनिए ध्यान से अच्छी तंतु का जो अंतिम भाग देखा जाए अच्छी तंतु का जो एंड पाए से यानी लास्ट वाला पार्ट क्या होता है नग्न होता है क्या होता है नग्न होता है। नग्न क्यों होता है क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट में क्या होते हैं झिल्ली नुमा आवरण नहीं पाए जाते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें क्या होते हैं झिल्ली नुमा आवरण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है इतना बात क्लियर है। अब देखिए पुच्छ के कारण शुक्राणुओं में गति प्रदान करती है। ठीक है यानी गतिशील होता है यानी पुच्छ जब हिलाएगा ऐसे ऐसे करके हिलाएगा तो क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा अपने आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है तो जो पुच्छ है पुच्छ के माध्यम से भी शुक्राणु को गति प्रदान होती है यानी चलने में भी क्या होता है सहायता मिलती है। ये हो गया पुच्छ के बारे में। ये हो गया पुच्छ के बारे में इसको नोट कर लीजिए आप। चले आगे आगे सुनिए आपका क्या है वीर के बाद सुनिए। ठीक है वीर के बाद जो आपका नर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद चलेंगे हम लोग मादा वाले पार्ट की तरफ। सुन के देखिए वीर क्या होता है वीर जो है यानी सेमन। ठीक है सेमन क्या होता है तो यह बताएंगे यह जो है सहायक जनन ग्रंथियों क्या सहायक जनन ग्रंथियों हो गया और जो है शुक्राणुओं का सुनिए ध्यान से सहायक जो जनन ग्रंथि है नर वाले में। ठीक है उनका तरल हो गया और शुक्राणुओं का क्या है एक तरल मिश्रण है। क्या बताएंगे तरल मिश्रण होता है। क्या बताया गया कि यह क्या है सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का क्या है एक तरल मिश्रण है। क्या है बच्चों तरल मिश्रण है। आगे हम लोग बात करते हैं याद है कैसा होता है यह जो है रंग की बात करें हम लोग यह जो है श्वेत क्या होगा यह जो है श्वेत एवं क्या होगा चिपचिपा श्वेत हो गया और चिपचिपा और क्षारी होता है। क्या होता है बच्चों क्षारी होता है जिसके हम लोग यदि हम पीएच की बात करें तो पीएच मान देखा जाए 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है। क्या होता है 7.5 क्या नाम 3 से लेकर के 7.5 तक होता है। ठीक है ये हो गया। यदि हम वीर की बात करें तो कैसा होता है वीर क्षारी होता है। आगे देखिए एक स्खलन में देखिए स्खलन में देखा जाए हम लोग एक स्खलन की बात करें जब एजुकेशन होता है उसमें देखा जाए लगभग जो है एक बार जब वीर बाहर निकलता है उसकी संख्या देखा जाए तो क्या होता है वीर की जो मात्रा होता है लगभग क्या होगा 2.5 से लेकर के 4 ml मात्रा में क्या होता है वीर बाहर निकलता है। ठीक है क्या होता है वीर इतनी मात्रा में क्या होगा बाहर निकलता है। अब देखिए जो वीर बाहर निकलता है उसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होती है शुक्राणु की संख्या होती है कितनी होती है तो ध्यान दीजिए जिसमें क्या होता है शुक्राणु की संख्या की बात करें लगभग क्या होता है 40 करोड़। ध्यान दीजिए 40 करोड़ या बताएंगे आप 400 मिलियन तक हो सकते हैं। यदि हम शुक्राणु की संख्या की बात करें वीर में तो कितने होते हैं बच्चों 40 करोड़ बताएंगे या आप 400 मिलियन बताएंगे। ये हो गया संख्या के बारे में। अब देखिए तो वीर का तरल है वीर का तरल हो गया प्लस जो है प्रोस्टेट का तरल हो गया और जो प्लस क्या हो गया काउपर का तरल और प्लस शुक्राणु यानी ये 4 लोग मिलकर के क्या करते हैं वीर का निर्माण करते हैं। तो कभी पूछता है कि वीर का संगठन बताइए कि वीर का जो संगठन है किन किन तरल से यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो आप क्या बताएंगे पहले आपका क्या आएगा वीर का तरल हो गया उसके बाद प्रोस्टेट का तरल हो गया उसके बाद क्या आपका का ऊपर जो ग्रंथ था उसका तरल हो गया उसके बाद उसमें मिलेगा शुक्राणु। ये सब मिलने के बाद ही वीर के रूप में चेंज होते हैं। ठीक है अब देखिए आगे लिखा है जो शुक्राशय यानी शुक्राणु का शुक्राशय का तरल होता है या जो है वीर का लगभग 60 से 70 भाग बनाने का काम करता है। यानी उसमें देखा जाए वीर में क्या होगा शुक्राणु का तरल ही होगा। ठीक है शुक्राशय का तरल शुक्राणु नहीं देखिए यहाँ से शुक्राशय आपका अलग चीज़ है शुक्राशय का क्या होगा तरल होगा।
गर्भाशय का तरल देखा जाए वीर्य में लगभग क्या होता है, 60 से 70% होता है, ठीक है। और हम आगे बात करें जो प्रोस्टेट का तरल होता है वह वीर्य में देखा जाए तो कम से कम क्या होगा, 25 से 30% होगा। क्या होगा, 25 से 30% होगा, ठीक है। अब देखिए काउपर तरल बाकी होता है कुछ मात्रा में, जिसके कारण क्या होगा, वीर्य का रंग चिकना होगा। क्या होगा, चिकना होगा। और वीर्य कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, वीर्य क्षारीय होगा। ये हो गया वीर्य के बारे में, क्या क्या बताया गया वीर्य के बारे में। तो आप क्या बताएंगे, आप यह जो है सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का क्या एक तरल दृढ़ है। उसके बाद इसका रंग की बात करें या श्वेत होता है और चिपचिपा होता है तथा क्षारीय होता है। क्षारीय कितना होगा, यदि पीएच पूछा जाए तो 7.6 से लेकर के 7.5 तक होता है, ठीक है। एक स्खलन की बात करें हम लोग, जब जो है वीर्य निकलता है एक बार में देखा जाए वीर्य की मात्रा कितनी निकलती है तो कितना बताया गया, लगभग 2.5 से लेकर के 4.0 तक 0 ml तक बाहर निकलता है, ठीक है। अब इस वीर्य में जो शुक्राणु की संख्या देखा जाए, मात्रा देखा जाए तो 40 करोड़ तक हो सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका वीर्य के बारे में, ठीक है। यहाँ तक था आपका नर वाला भाग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मादा वाले भाग की तरफ, सुनिए ध्यान से। मादा जनन तंत्र आपका हो गया, ठीक है। यदि पूछा जाए मादा जनन तंत्र, ये आपका फिगर हो गया मादा जनन तंत्र के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, जो मादा जनन तंत्र है वह क्या होता है, शरीर के उदर गुहा में देखा जाए श्रोणि क्षेत्र में यानी पैल्विक रीजन में पाया जाता है। क्या होता है बच्चों, मादा जनन तंत्र जो होता है शरीर के उदर गुहा में पैल्विक क्षेत्र में पाया जाता है। इतना बताएंगे आपका पहले पॉइंट होगा कि मादा जनन तंत्र जो है शरीर के किस भाग में पाया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, श्रोणि क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, ये देखिए फिगर हो गया मादा जनन तंत्र का, ठीक है। क्या हो गया, फिगर हो गया। इसका जो हम लोग डिटेल पढ़े हैं, अलग से टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे मादा जनन तंत्र। क्या सर्च करेंगे आप, मादा जनन तंत्र सर्च करेंगे, आगे लगा देंगे बाई अभिसर। क्या लगा देंगे आप, बाई अभिसर लगा देंगे तो पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा, पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे, बस आप देख लीजिए क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। डिटेल का आपको अलग टॉपिक अलग जो है वीडियो बना दिया गया है। मादा जनन तंत्र का हो गया आपका, और क्या हो गया आपका नर जनन तंत्र का, दोनों जो टॉपिक यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा इसको जरूर से जरूर, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया मादा जनन तंत्र का। आगे सुनिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सुनिए ध्यान से, क्या क्या पढ़ना है। यानी इसके अंग की बात करें हम लोग तो पहला आता है अंडाशय आता है। पहला क्या आता है आपका, अंडाशय आता है। दूसरा क्या आएगा आपका, अंडवाहिनी आएगा, इसे हम लोग फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। फिर आपका गर्भाशय आएगा। गर्भाशय के बाद देखिए हम लोग कौन सा भाग आता है, गर्भाशय ग्रीवा आता है। उसके बाद आता है योनि, और उसके बाद आता है बाह्य जननांग यानी भग का संरचना आता है। तो इतने 6 भागों के बारे में, 6 अंग के बारे में हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, जो कि अलग से वीडियो बना के पढ़ा दिया गया, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सुनिए ध्यान से, सहायक जनन ग्रंथियाँ देखिए क्या होता है। सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सुनिए ध्यान से इसके बारे में। महिलाओं में देखा जाए, हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं में देखा जाए कि महिलाओं में देखा जाए 2 सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 2 सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितना बताया गया संख्या में, 2 सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यदि हम पहले की बात करें तो पहला आता है आपका बार्थोलिन की ग्रंथियाँ। क्या होता है बच्चों, बार्थोलिन की ग्रंथियाँ, जिनकी संख्या देखा जाए क्या होता है, संख्या में 2 होते हैं यानी 1 जोड़ी होते हैं। इस संख्या की बात करें तो क्या होते हैं, 1 जोड़ी क्या होते हैं, बार्थोलिन ग्रंथियाँ हो गया। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा क्या आता है आपका स्तन ग्रंथियाँ आता है। क्या आता है बच्चों, स्तन ग्रंथियाँ आता है। क्या आता है, स्तन ग्रंथियाँ हो गया यानी मेमरी ग्लैंड हो गया। ये दोनों ग्रंथियाँ जो है महिलाओं में पाई जाती हैं, जिनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सुनिए ध्यान से, पहला आपका क्या है, 1 जोड़ी बार्थोलिन की ग्रंथियाँ, और दूसरा क्या हो गया, 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ। क्या हो गया, स्तन ग्रंथियाँ हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग केवल जो है एक ही के बारे में पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। तो आपका पहला है बार्थोलिन ग्रंथियाँ, सुनिए ध्यान से, ये आपका हो गया बार्थोलिन ग्रंथियाँ, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, जो यह जो है छोटे, ठीक है, सेम के, तो सेम होता है, सेम के आकार की ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है।
यहाँ देखिए जो आपका योनि बना है, योनि के क्या होते हैं पार्श्व में, तो लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा के क्या होते हैं पार्श्व में पाए जाते हैं। समझिए ध्यान से, क्या होते हैं लेबिया मेजोरा के दोनों साइड, ठीक है, क्या होते हैं दोनों साइड पाए जाते हैं। ये लिखा आपका बार्थोलिन, आपका क्या हो जाता है बार्थोलिन, ये वाला बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। जो योनि का जो बाहर वाला पार्ट है उसमें क्या थे, दो लेयर बताए थे ना, एक होता था मीजिया लेबो, क्या नाम है मेजर लोब, क्या नाम है मेजर लेबिया हो गया, मेजोरा लेबिया हो गया, ठीक है, और एक का मेजर लेबिया हो गया। ये होता है उसके बाहर देखा जाए, उसी के बाहर क्या होते हैं ये जो है ये ग्रंथियाँ दोनों तरफ पाई जाती हैं। क्या होती हैं ग्रंथियाँ दोनों तरफ पाई जाती हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, पार्श्व में जो है आपका लेबिया मेजोरा पर क्या होती हैं स्थित होती हैं। कहाँ पाए जाएंगी, तो योनि में अंदर वाला पार्ट यानी क्या है लेबिया मेजोरा पर क्या होती हैं स्थित होती हैं। क्या होती हैं बच्चों स्थित होती हैं। अब देखिए प्रत्येक ग्रंथि जो है एक वाहिनी डक्ट के द्वारा क्या होती है योनि में खुलती है। जो ये ग्रंथि है प्रत्येक डक्ट यानी नलिका के माध्यम से, ठीक है, जहाँ डक्ट की बात करें यानी नलिका के माध्यम से यानी गुहा के माध्यम से क्या होती हैं योनि में खुलती हैं। योनि में खुलने के बाद क्या करते हैं ये देखिए का काम देखा जाए, यदि हम इनके काम की बात करें तो ये क्या होते हैं क्षारी स्नेहक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं क्षारी स्नेहक तरल पदार्थों का क्या करते हैं स्राव करते हैं। क्या करते हैं बच्चों ये क्या करते हैं क्षारी स्नेहक एल्कलाइन लुब्रिकेंट का क्या करते हैं स्राव करते हैं। स्राव क्या करते हैं जो क्या करता है योनि को चिकनाई देने का, जो क्या करता है योनि को चिकनाई देने का कार्य करते हैं। क्या करता है इनका काम क्या होता है यौन के पार्ट है उसको चिकनाई देने का काम कौन करेगा आपका कौन सी ग्रंथि बार्थोलिन की ग्रंथियाँ। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया कि बार्थोलिन ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं। तो अब बताएंगे यह जो है इनकी आकार की बात करें तो यह सेम की आकार की होती हैं और जो है यह ग्रंथियाँ योनि के पार्श्व में लेबिया मेजोरा की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रत्येक ग्रंथियाँ एक वाहिनी के द्वारा योनि में खुलती हैं। योनि में खुलने के बाद क्या होता है ये ग्रंथियाँ जो है एक क्षारीय स्नेहक का स्राव करती हैं जो योनि को चिकनाई देने का काम करता है। ठीक है, जो योनि को क्या करता है चिकनाई देने का काम करता है। जो आपका दूसरा है देखा जाए, जो आपका दूसरा है इसको पढ़ते हम लोग अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। जो अगला आपका क्या नाम है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ हैं, तो फिगर ही पढ़ना आपको, इसीलिए उसको पढ़ाएंगे हम लोग अगले लेक्चर में यानी पार्ट 3 में। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका इतने ही था। आज का टॉपिक क्या नाम है आपका इतने था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे और मेहनत से पढ़िए। ठीक है, मेहनत से पढ़िए, क्या नाम है बढ़िया से पढ़िए। धीरे धीरे जो है पेपर के करीब तक आपका सारा टॉपिक जो है इसी तरह धीरे धीरे कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और पेपर आते टाइम आपको 1 शॉट जो है पढ़ाया जाएगा हर एक चैप्टर का, यानी संपूर्ण चैप्टर का एक वीडियो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।